जी, हेमंत भाई, बिहार में जाति गणना हुई। बिहार में 33-34 सालों से लगातार पिछड़ों की सरकार है, लेकिन वहाँ भी जातीय भेदभाव खूब हो रहे हैं। वहाँ भी स्थितियाँ बड़ी खराब है। हालांकि बिहार की सरकार भी अलर्ट हो गई है कि जो बांग्लादेश से भागे हुए लोग कहीं वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम न क्रिएट करें। हालांकि अस्पताल के लिए वहाँ के लोगों को लाया जा रहा है, जो जो घायल हैं, जो और लोग हैं, उनको भारत आने दिया जा रहा है। और भारत सरकार लगातार नज़र रख रही है कि कहीं कोई विपरीत परिस्थिति न बन जाए। हालांकि जो कह रहे थे डॉक्टर सूरज भाई, वो आक्रोश भी अपनी जगह सही है कि यहाँ भी भारत में भी कमोबेश वैसी ही स्थिति बनती दिखाई दे रही है पिछले कुछ वर्षों में कि विपक्ष को खत्म कर दिया जाए, विपक्ष मुक्त भारत और तमाम चीजें। गद यहाँ भी कहा गया, किसानों को गद्दार कहा गया। जो किसान आंदोलन हुए, किसानों को क्या नहीं कहा गया। साढ़े वहां तो 300 350 लोग मारे गए गोलीबारी में। यहाँ 750 किसान मारे गए, उन पे गाड़ियां चढ़ा दी गई तरह तरह से। बाद में फिर आंदोलन किया किसानों ने, तो उनको जो है उन पर पायलट गन से गोलियां चलाई गई। यहाँ उस तरह के आंदोलन नहीं हुए। अच्छी बात है कि यहाँ पे हिंसक आंदोलन नहीं होते हैं, लेकिन जब सरकार जब हिंसा में शामिल हो जाती है, सरकार में बैठे हुए लोग हिंसा में शामिल हो जाते हैं, तो बड़ी चिंताजनक हो जाती है स्थिति। हेमंत भाई, क्या आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे ये जो हिंदू मुसलमान जो चल रहा है, भारत में तो चल ही रहा है लंबे समय से, पिछले 40 वर्षों से कहिए चल रहा है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। लेकिन अब जो है बांग्लादेश को लेकर के क्या लग रहा है कि बांग्लादेश पे इस तरह का प्रहार करके यहाँ लोग जो है, चूंकि हर बार कहते हैं कि कोई ऐसा मुद्दा ले आओ जहाँ फिर आप हिंदू मुसलमान जाकर सिमट जाओ। यहाँ की महंगाई है, यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ भी कमोबेश उससे भी बल्कि ज्यादा भयावह स्थिति है, वैसी स्थितियां यहाँ पे है। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है? शुक्रिया धनंजय भाई। बीजेपी और आरएसएस के लिए हिंदू खतरे में है, वो यह तो उनका बहुत ही बुनियादी फलसफा है। इसको लेकर के कभी पाकिस्तान में कोई घटना होती है तो उसका प्रचार किया जाता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। भारत में बताया जाता है कि हिंदू यहाँ कम हो रहे हैं, जिसके लिए कोई आंकड़ा नहीं है। तो भारत में भी हिंदुओं को खतरे में बताया जाता है, जबकि इतिहास बताता है कि हिंदू यहाँ कभी भी खतरे में नहीं पड़ा है और न कभी कम हुआ है। मुगलों के जमाने से लेकर के आज तक हिंदू हमेशा ही यहाँ पर बहुसंख्यक रहा है। और जब बांग्लादेश में कुछ होता है तो वहां की का उदाहरण दिया जाता है कि वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। तो इनको हिंदुओं से तो कोई मतलब है नहीं, बल्कि एक भय दिखाना, एक माहौल क्रिएट करना है मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए हिंदुओं का राग अलापना जरूरी है, तो उस लिहाज से ये कर रहे हैं। और ये जो हो रहा है वो ऐसा नहीं है कि अनायास हो रहा है, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। आज शाम में एक बड़े अखबार में काम करने वाले हमारे एक पत्रकार मित्र ने हमारे एक पोस्ट पर कमेंट किया कि अरे देखिए, ये बांग्लादेश में एक लोकतांत्रिक और चुनी हुई सरकार के साथ क्या हो रहा है। वहां पर ये कट्टरपंथी ताकतें, और उन्होंने उस तस्वीर का जिक्र किया जिसमें कि शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा तोड़ी जा रही है और कुछ लोग राष्ट्रपति भवन के सामने में ब्रा दोनों हाथों में लेकर के और वो दिखाते हुए उसका प्रदर्शन कर रहे थे। तो इसको कुछ लोगों ने कहा कि ब्रा क्रांति है, ये बांग्लादेश में ब्रा क्रांति। तो ये जो आप बताइए कि एक पत्रकार जो बड़े अखबार में काम करते हैं वो मजाक में नहीं कर रहे थे, बल्कि वो सीरियसली मुझसे बहस करना चाह रहे थे, लेकिन हालांकि मैंने इग्नोर किया उनको। तो ये जो पूरा माहौल है, ये माहौल इसीलिए बनाया जाता है कि आपको उनको हिंदुओं के भीतर में गोलबंदी करनी है और मुसलमानों को अपना दुश्मन बताना है। तो खैर ये तो उनका, जो मैंने पहले ही कहा कि उनका बुनियादी फलसफा है, इसलिए इस पर ही काम करते हैं। लेकिन अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है उसमें ये एक साफ हो गया है कि शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद और भारत में आकर के शरण लेने के बाद ये बातें और स्पष्ट हो गई है कि बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा था उससे भारत सरकार क्या सचमुच नावाकिफ थी या उनको सारी जानकारी थी। तो मैं समझता हूं कि नावाकिफ तो बिल्कुल ही नहीं थी, लेकिन वो प्रतिक्रिया से बच रहे थे क्योंकि उनके आर्थिक हित भी थे। और अडानी जी की जहां कहीं भी चर्चा होती है तो ये साफ हो जाता है कि अडानी जी का जो हित है वो कहीं ना कहीं सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़ा हुआ हित होता है।
तो अडानी जी को लेकर के आप याद कीजिए कि जब श्रीलंका में एक ऊर्जा प्लांट को लेकर के वहां के एक मंत्री का बयान आया कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के की ओर से ये दबाव था कि फलानी कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिया जाए। आप याद कीजिए अगर वो प्रसंग आपको याद आ रहा होगा तो श्रीलंका का जो हश्र हुआ, तो वहां पर कैसे क्रोनी कैपिटलिज्म कैसे काम करता है, वो दलाल पूंजीपति कैसे काम करते हैं, उसका वो एक उदाहरण था कि कैसे एक सत्ता का हस्तक्षेप से कैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। वो बांग्लादेश, ये श्रीलंका में उलटफेर होने के पहले की खबर थी वो, और कुछ दिनों के बाद श्रीलंका में ये उलटफेर हुआ। इधर जब बांग्लादेश में ये चर्चा आई कि अडानी जी का भी वहां पर बहुत सारा हित जुड़ा हुआ है। आप बताइए कि बांग्लादेश में चुनाव को लेकर के जो स्थिति थी, 2018 में चुनाव हुआ तो 71% लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया था, और 2024 में जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में मात्र 41% वोटिंग हुई थी। तो वहां विपक्ष उस चुनाव से बाहर था, और एक तरह से जो विपक्ष मुक्त भारत बनाने की जो का नारा जो भारत में लगाया जाता था, उसी तर्ज पर वहां बांग्लादेश में भी विपक्ष मुक्त बांग्लादेश बनाने की कवायद चल रही थी। और वहां पर जो अभी भारत में जो एक पॉलिसी लाई जा रही है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी 2024, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि यूट्यूबर्स और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनको नकेल कसने के लिए ये लाया जा रहा है, उनको जेल में डालकर ठंडा करने के लिए लाया जा रहा है। ये कानून वहां पहले आ गया हुआ था, डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके जरिए जितने यूट्यूबर थे जो सरकार के खिलाफ कुछ भी अगर लिखते थे, सरकार से सवाल करते थे, वो कार्टूनिस्ट तक को उठा करके, और उनके ऊपर कोई केस नहीं होता था, बल्कि पुलिस सीधे घर से उठा कर ले जा करके और उनको ठोक देती थी ले जा करके, और बहुत दिनों के बाद पता चलता था कि वो किसी जेल में बंद है या पुलिस की हिरासत में लंबे समय तक रखा जाता था। ये तो बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट है वहां पर। तो वहां उस देश को में मानवाधिकारों के हनन, प्रेस का गला घोटने की बात, और चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली को लेकर के दुनिया के तमाम मुल्क, यूनाइटेड किंगडम से लेकर के यूएसए तक ने सबने, और तमाम पश्चिमी देशों ने इनकी आलोचना की, इनके ऊपर सवाल खड़े किए। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क होने के नाते भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी इन सवालों पर। बल्कि जब प्रधानमंत्री जी ये तीसरी बार जब सत्तारोहण का हो रहा था, तो शेख हसीना यहाँ आई थी उनसे मिलने के लिए। तो आप ये कल्पना करें कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा था उससे भारत सरकार कैसे बिल्कुल ही अनजान थी। यहाँ के जो सुरक्षा सलाहकार, जिनको समझिए कि दुनिया का सबसे बड़ा जासूस माना जाता है, उनकी नजर से ये सब कैसे छिपा हुआ था, जो उनको नहीं पता था अजीत डोभाल साहब को कि वहां क्या हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा था तो इसको तो माना जाए कि ये बड़ा फेलियर है आपकी एजेंसियों का, आपकी तमाम तरह की जो एजेंसियां हैं आपकी, उनका फेलियर है। लेकिन ऐसा है नहीं। जो आर्थिक हित वहां जो जुड़ा हुआ था, वो आर्थिक हित साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसको संरक्षित करने के लिए सरकार के साथ कोई ऐसा कुछ नहीं कहना था जिससे संबंध कटु हो जाए। तो संबंध बरकरार रखने के लिए सब हो रहा था। लेकिन बांग्लादेश के भीतर जो कुछ चल रहा था, जिन लोगों को आज चिंता हो रही है कि वहां कट्टरपंथी और जो बिल्कुल जो फंडामेंटलिस्ट जो ताकतें हैं, वो ताकतें वहां काफी सक्रिय हैं और आंदोलन में एक तरह से वो बहुत मजबूत भूमिका में है। तो सवाल उठता है कि ये सब जहां कहीं भी होता है, जब मास अपसर्ज होता है, तो उसमें ऐसी ताकतें शामिल होती हैं। आप रोक नहीं सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है उसको। बहुत नियोजित ढंग से कोई आंदोलन तो है नहीं किसी एक पार्टी के नेतृत्व में, किसी एक झंडे के नेतृत्व में, बल्कि वो जो मास अपसर्ज है जिसमें बड़े पैमाने पर यूथ और स्टूडेंट शामिल हैं, उस मास अपसर्ज को आप कैसे टैकल कर सकते हैं? उसमें बहुत सारे ऐसी ताकतों को आने से, और जहां तक जो लोग वहां पर जिस तरह का भद्दा प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसके बाद जो लुम्पेंसी जो चारों तरफ जो फैली है, आपने लखनऊ में तो देखा ही होगा। लखनऊ में क्या हुआ था, जो पानी भरे अंडरपास के पास से जो लोग गुजर रहे थे, और जिसमें महिलाएं भी थी मोटरसाइकिल पर, कार में, और किस तरह लड़कों ने घेर घेर करके उनके ऊपर पानी उलीचना शुरू किया, उनके साथ छेड़खानी की, वो क्या हो रहा था?
तो जो लुम्पेंसी, तो मुझे लगता है कि ये मध्य एशिया में सभी देशों में एक ही तरह से बढ़ रहा है, चाहे पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, आपके पड़ोसी मुल्क श्रीलंका और बांग्लादेश में हो। तो ये जो लुम्पेंसी है, ये लुम्पेंसी सब जगह सभी चीजों में रिफ्लेक्ट होता है, धार्मिक यात्राओं से लेकर के और जुलूस प्रदर्शन और आंदोलनों में भी उसके उसके उसका रिफ्लेक्शन आता है। और खास करके जब अगर वो कोई बहुत ही ये किसी नेतृत्व के तले, किसी झंडे के तले, किसी के इसमें नहीं चल रहा हो, तो ऐसे आंदोलनों में इस तरह की ताकतें सर उठाती हैं। और ये हो सकता है उसमें लीडिंग भूमिका में भी आ जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वहां दमन हुआ है विपक्ष का, और जिस तरह से सारी एजेंसियां सरकार के पक्ष में खड़ी रही है, उससे साफ साफ दिखाई देता है कि ये जो माहौल जो पैदा हुआ है, उस माहौल के लिए शेख हसीना को जिम्मेवार माना जाना चाहिए। और आज जो मुजीबुर रहमान की प्रतिमा गिराई गई है, उस पर चढ़ करके लोग हथौड़ा चला रहे थे, तो उनको जो जमींदोज किया गया, उनको बंग बंधु कहा जाता था, बंगाल का, बांग्लादेश का मित्र। तो ये जो हश्र हुआ है, उसके लिए तो उनकी पुत्री भी कहीं किसी न किसी लेवल पर जवाबदेह हैं, जिन्होंने पूरे इस दिशा में बढ़ी। एक समय वो लोकतंत्र की आइकॉन मानी जाती थी, लेकिन जो उसके बाद धीरे धीरे जो तानाशाही, जो तो लोकतांत्रिक तरीके से जो एक तानाशाही आती है, लोकतंत्र के जरिए, लोकतांत्रिक रास्ते के जरिए जो तानाशाही आती है, वो तानाशाही हम अपने यहाँ भी देख रहे हैं और उधर भी देख रहे हैं। लेकिन ये चिंता की बात यह है कि हमारे अड़ोस पड़ोस में, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, ये जो अनरेस्ट है, तो आप ये स्वाभाविक है, जब हमारे पड़ोस में आग लगेगी तो हम तो चैन से सो नहीं सकते हैं। तो चिंता की बात हिंदुस्तान के साथ भी है, लेकिन हिंदुस्तान का जो निजाम है, वो मुझे लगता है कि बहुत अधिक इसको लेकर के वो बहुत टैक्टिकल होकर के इन चीजों को देख रहा है। बहुत अधिक वहां पर लोकतंत्र की चिंता उनको नहीं है, उस देश के आम आवाम को लेकर के या अपने यहाँ की चिंता नहीं है। इसलिए दो तरफा कार्रवाई हो रही है। एक तरफ पूरी जो उनका आईटी सेल है, उनकी ट्रोल आर्मी है, वो एक हिंदुत्व का एजेंडा चला रही है कि हिंदुओं को कैसे वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है। दूसरी ओर यहाँ पर शेख हसीना के साथ जो अपना उनका जो उस रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वहां जो हित है, वो हित अब एक तरह से दांव पर भी लग गया हुआ है।